नमस्कार साथियों। देखिए मित्रों, अभी हम गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में पढ़ रहे हैं और इस वीडियो लेक्चर के अंदर गुर्जर प्रतिहार शासक का जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी मेन शासक हैं जिनके बारे में इतिहास में जिक्र मिलता है, जिनके बारे में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो हमने मिहिर भोज तक पढ़ लिया था और आशा है वो टॉपिक आपके अच्छे समझ में आए होंगे। अब देखिए, जहां फैक्चुअल चीजें आ जाती है, कई बार विद्यार्थियों के सामने समझ में आती है कि सर ये तो फैक्ट है। तो फैक्ट का तरीका एक ये होता है कि उस फैक्ट को बार बार लिख के याद करो। अगर आपको वो याद नहीं होता तो बार बार उस फैक्ट को लिखो, बोल बोल के पढ़ो, तब जाकर के वो चीजें याद होती है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दो बार पढ़ लिया और आपको याद हो जाएगा। बार बार उसका रिवीजन करो, मनन करो, तब वो चीज आपको याद होती है। तो लास्ट टॉपिक जो है हमने मिहिर भोज के बारे में पढ़ा था। अब हम महेंद्रपाल प्रथम के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इसका जो कार्य काल है वो 885 से लगभग 910 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। मिहिर भोज की रानी जो है वो चंद्र भट्टारिका की संतान था। ये कौन? महेंद्रपाल फर्स्ट। तो मिहिर भोज का बेटा था। मिहिर भोज की रानी थी चंद्र भट्टारिका, उसकी संतान था महेंद्रपाल प्रथम। दरबारी कवि राजशेखर ने इसे निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र कहा। तो राजशेखर का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। महेंद्रपाल प्रथम का दरबारी कवि था राजशेखर, और उसने इस महेंद्रपाल को क्या कहा? निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। एक बार आरएस का एग्जाम हुआ था, आरएस प्री का। तो उसने ये पूछा था कि निम्नलिखित शासकों में से कौन सा शासक जो है वो पाल का नहीं है, पाल वंश का नहीं है, जो बंगाल के पाल थे, क्योंकि वो सब भी नाम के आगे पाल लगाते थे। और ये गुर्जर प्रतिहार शासक है, ये महेंद्रपाल का भी नाम के आगे पाल लग गया। तो वो कुछ ऐसा पूछना चाह रहे थे कि आपको क्या गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में सब कुछ पता है? तो इसलिए ये चीज आप ध्यान में रखना, कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि ऐसा नहीं है कि बंगाल के पाल हो तो सबके नाम के साथ में पाल ही लगा होना चाहिए, कि जो यहाँ के जो शासक है गुर्जर प्रतिहार की, इनके नाम के साथ किसी के साथ पाल हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में रखें। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हर विलास, विदवसाल भज्जिका, ये जो हैं ये ग्रंथ लिखे थे। तो आप ये नाम आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। राजशेखर का कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत, भुवन कोश, हर विलास और विदवसाल भज्जिका। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। आप ये फैक्ट है, इनको बार बार पढ़िएगा और रिवीजन करें। इसके बाद आता है कि राजशेखर ने महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक अर्थात सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है। तो सूर्यवंशी क्षत्रिय या रघुकुल तिलक किसको बताया गया है? महेंद्रपाल को। महिपाल प्रथम को राजशेखर रघुवंश मुकुटमणि तथा रघुकुल मुक्तामणि कहा है। तो ये महेंद्रपाल के बाद में इस महिपाल प्रथम का नाम आता है। तो इसके समय भी राजशेखर इसके दरबार में था, महेंद्रपाल के भी था और इसके भी दरबार में था, क्योंकि महेंद्रपाल के बाद में महिपाल का नंबर आएगा, ये आएगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। राजशेखर जो है वो महेंद्रपाल को क्या क्या बुलाता है? निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक। और महिपाल प्रथम को क्या बुलाता है? रघुवंश मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि। और रघुकुल तिलक, ये इसीलिए मैंने ये साथ में यहां ये पॉइंट लिखा है विभेद दिखाने के लिए। रघुकुल तिलक किसको कहा है? महेंद्रपाल को। और रघुकुल मुकुटमणि और मुक्तामणि किसको कहा है? महिपाल प्रथम को। इसके अलावा जो महेंद्रपाल प्रथम था उसने परम भट्टारक, परम भागवत, महाराजा धीराज, परमेश्वर आदि की भी जो है उसने उपाधियां धारण की थी। तो ये पॉइंट भी ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में एक शासक आता है भोज द्वितीय, लेकिन चूंकि इसका कार्यकाल कोई ज्यादा नहीं है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है, बस बीच में नाम आता है इसलिए आपको बता दिया। फिर आता है महिपाल प्रथम, जो मैंने आपको बताया है वो ऊपर महेंद्रपाल के बाद में। तो मुख्य रूप से इसी महिपाल प्रथम का ही नाम आता है। ये केवल बीच में आपको बताया है कि एक 910 से 13 के दौरान कोई रहता है, बाकी इसका कोई महत्व नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हाँ ठीक है, बीच में थोड़ा सा इसका आ जाता है नाम, ये बस ये। बाकी इसको द्वितीय को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। महिपाल प्रथम जो है ये आपको ध्यान में रखना है।
राजशेखर कुछ समय इसके दरबार में भी रहा था, मैंने आपको बता दिया ऊपर महिपाल प्रथम का। अरब यात्री अल मसूदी इसके समय भारत आया था। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो अल मसूदी है वो किसके समय भारत आया था, तो वो जो था ये महिपाल प्रथम, इसके समय भारत आता है। तो आप ये कुछ अरब यात्री जो है इनके नाम वगैरह आपको अच्छे से पता करने पड़ेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद में राजशेखर महिपाल को आर्यावर्त का महाराजा धीराज जो है वो भी कहता है। अल मसूदी ने गुजर प्रतिहारों को अल गुजर व राजा को बोरा कहा और पाल शासकों को ये रुहेमा कह के बुलाता है। ये प्रश्न सब पूछे गए हैं और ये फैक्ट वाली चीजें हैं, अब आपको याद करनी है कि अल मसूदी जो है गुजर प्रतिहारों को अल गुजर व राजा को बोरा कहता है और पाल शासकों को कहता है रुहेमा। तो एक छोटा सा फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद ये मैंने आगे के कुछ शासकों के नाम लिखे हैं, जैसे ये महिपाल प्रथम था, इसके बाद में देवपाल, विनायकपाल द्वितीय, महिपाल सेकंड, फिर है विजयपाल, तो उस वक्त 984 ईस्वी तक का समय आ चुका है। फिर राज्यपाल, फिर त्रिलोचनपाल और अंतिम शासक जो था गुजर प्रतिहार वंश का, उसका नाम है यशपाल। तो ये नाम मैंने इसलिए लिखे हैं कि कभी वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है वो पाल वंश का शासक नहीं है। तो आपको ये केवल पाल होने से ही पाल वालों के मत कर देना, ये महिपाल, ये महेंद्रपाल, देवपाल, ये यहां से सब आगे पाल पाल लगाने लगे थे। तो यही क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। और सबसे अंतिम शासक जो है वो कौन है? यशपाल। ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी थोड़ा सा राज्यपाल का भी महत्वपूर्ण है कि राज्यपाल के समय 20 दिसंबर 1018 ईस्वी में कन्नौज पर गजनवी का आक्रमण होता है और राज्यपाल वहां से भाग जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो नागभट्ट सेकंड है, नागभट्ट सेकंड के समय से ही इनकी राजधानी गुजर प्रतिहारों की हो जाती है कन्नौज। तो आप जानते हैं कि जो महमूद गजनवी था उसने भारत पर कई आक्रमण किए और 20 दिसंबर 1018 में ये कन्नौज पर गजनवी आक्रमण करता है, राज्यपाल वहां से भाग जाता है। तो बाद में जो चंदेल शासक था विद्याधर, उसने राज्यपाल को मार गिराया। क्यों? कि तू भागा कैसे, तू से युद्ध करता, तू भाग गया, वो आ गया तू। तो इस वजह से राज्यपाल को मार देता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब चंदेल जैसा राज्य जो है उस समय राज्यपाल को मार दिया, तो गुजर प्रतिहार अपने अवसान की ओर आ चुके थे। यहां से फिर इनके सिर्फ नाम नाम ही आते हैं और वो भी कभी नाम पूछना हो तब नाम पूछता है। तो मेन मेन शासक हैं ये 4-5 ही हैं और बाकी तो ये सिर्फ नाम है, इनको ध्यान में रख लेना। और प्रसिद्ध और 1000 ईस्वी में गजनवी ने पुनः आक्रमण किया। तो उस समय यहां का शासक ये था त्रिलोचन पाल। प्रसिद्ध इतिहासकार बी.एन. पाठक ने महेंद्रपाल प्रथम को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। ये पर्टिकुलर बी.एन. पाठक ने कहा है हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट। किसको? महेंद्रपाल प्रथम को। तो ये फैक्ट आपसे पूछ सकता है कि आप इसको ध्यान में रखना। बस इतने ही इसके बारे में मेन मेन चीजें हैं। तो मैं एक बार आपको शुरू से ये रिवीजन करवा देता हूं इसका, कि जो इनका मूल पुरुष है गुजर प्रतिहार शासकों का वो हरिश्चंद्र है और रोहिल्दी भी इसी का नाम लिखा मिलता है कि इसी का ही नाम था। इसके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण थी एक क्षत्रिय। क्षत्रिय जो स्त्री थी उसका नाम था भद्रा। 4 पुत्र हुए जिन्होंने मांडव्यपुर को जीता था। और यहां जो एक ये जो व्यक्ति आता है ये महत्वपूर्ण है, इसका पोता है नागभट्ट प्रथम, ये आपको ध्यान में रखना है। और नागभट्ट प्रथम ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? मेड़ता को। और चावड़ों से फिर बाद में किसको जीता? भीनमाल को, और भीनमाल को भी अपनी राजधानी बनाता है। फिर इसमें यह है कि ये प्रतापी शासक था, मेड़ता, भीनमाल, उज्जैन इन सबको अपनी राजधानियां बनाएगा और विजित करता है। नागभट्ट को ग्वालियर परिस्थिति में क्या क्या कहा है? तो राम का प्रतिहार, ये सारे उपाधियां ध्यान में रखनी है। मल्लेच्छों का नाशक आ गया है। नागभट्ट को नागावलोक, और इसका दरबार जो है वो नागावलोक का दरबार कहलाता था। तो ये वाला बिंदु है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में ये जो नागभट्ट प्रथम है
ये इसके समय उज्जैन जो है वो शक्ति का प्रमुख केंद्र बन गया था। जालोर, कन्नौज, अवंती प्रतिहारों की जो नामावली है वो किससे प्रारंभ होती है? इसी नागभट्ट से प्रारंभ होती है। और नागभट्ट प्रथम जो है, फिर उसके बाद में ये जैसे इसका एक भतीजा है और ये आता है, इसका नाम आता है, फिर ये देवराज आता है और इसकी रानी थी भूमिका देवी, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था वत्सराज। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। फिर आपको वत्सराज का बताया कि इसको रणहस्तन की उपाधि प्राप्त थी। उद्योतन सूरी जो है वो इसी के दरबार में था। 778 ईस्वी का समय है। कुवलयमाला ग्रंथ लिखा और ये आचार्य जिनसेन का नाम भी आता है। उस समय राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव। तो इसने जो है इसको पराजित किया था वत्सराज को। वत्सराज ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसके द्वारा होती है? वत्सराज के द्वारा होती है। कन्नौज के इंदिरा युद्ध को भी परास्त करता है ये। लेकिन अब चूंकि ये स्थिति जो है वो बीच में इनकी कभी ये मजबूत होते थे, कभी कमजोर होते थे। और लेकिन चूंकि धर्मपाल अब ये वापस स्थिति ऐसी होगी कि इसने जो है वो चक्रा युद्ध को है वहां का शासक बनाया। तो इसने इंदिरा युद्ध को पराजित किया था, लेकिन धर्मपाल ने इसको बना दिया। और ओशिया के जैन मंदिरों का निर्माण करने वाला भी कौन था? वत्सराज था। तो स्थिति देखिए, वत्सराज की कभी मजबूत वाली स्थिति थी, कभी कमजोर वाली स्थिति हो गई। आप यहां कहते हैं कि जैसे इसने धर्मपाल को हराया था वत्सराज ने, और कन्नौज के इंदिरा युद्ध को भी पराजित किया था। लेकिन स्थिति ऐसी कि धर्मपाल ने चक्रा युद्ध को वहां का शासक बना दिया। और जब इस चक्रा युद्ध का राज्याभिषेक होता है तो यहां तक कहते हैं कि वत्सराज को भी जो है उसके दरबार में उपस्थित होना पड़ा था जब उसका राज्याभिषेक चक्रा युद्ध का होता है। तो ऐसे करके छोटी छोटी चीजें इतिहास में बहुत सारी है। कभी स्थिति मजबूत हो रही है, कभी कमजोर हो रही है, इसी तरह से ये चीजें चलती रही। बाकी ये गुजर प्रतिहारों की नई शैली, गुजर प्रतिहार शैली, ये मुख्य मुख्य जहां जहां इन्होंने कोई ये मंदिर टाइप जिस चीजें बनाई, ओशिया जोधपुर में, नीलकंठ महादेव मंदिर कहां बनाया? राजौरगढ़ अलवर। और दौसा में हर्षद माता का मंदिर बनवाया। इसके बाद में नागभट्ट सेकंड का नाम आता है। तो इसने कन्नौज के चक्रा युद्ध को परास्त करके इसे अपनी राजधानी बनाया। यह पहला शासक था, गुजर प्रतिहार शासक, जिसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाने में यह सफल हो गया था, सक्षम हो गया था। और पाल शासक धर्मपाल को भी यह पराजित करता है। गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट जो है वो नागभट्ट सेकंड को हरा देता है। और नागभट्ट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, ये मैंने आपको बता दिया। और ये परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की। इसके बाद में ये इसके बारे में है कि इसने अरब के मुसलमानों को भी परास्त किया था। इनका लगातार संघर्ष होता रहता था इनसे। जो राजस्थान के गुजर प्रतिहार हैं तो इनका इधर वाले अरबों से, पालों से और दक्षिण के राष्ट्रकूटों से, तो लगातार इनके चलते रहते थे संघर्ष। गंगा में जल समाधि ले ली थी किसने? नागभट्ट सेकंड ने। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है? हालांकि सामान्यतः ये एग्जाम में नहीं पूछता सेकंड ग्रेड में, लेकिन सुनने में कोई बुराई नहीं है, आपको कभी अचरज भरा ना लगा हो। एक ग्रंथ है प्रभावक चरित्र। प्रभावक चरित्र ये किसका है? चंद्र परब सूरी, इनका यह ग्रंथ है प्रभावक चरित्र। तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है वो गंगा में जल समाधि ली थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद में जो रामभद्र है ये बनता है, गद्दी पर बैठता है। नागभट्ट जो है उसने अपने जीवन काल में ही रामभद्र को जो है वो राजा घोषित कर दिया था, युवराज बना दिया था। और आप जानते हैं जल समाधि ली तो मन मन भर गया वो दुनिया से। एक से बढ़कर एक महान शासक हुए हैं हिंदुस्तान में। और बाद में फिर ये जो मिहिर भोज है ये इसकी हत्या कर देता है रामभद्र की और गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसकी कई उपाधियां हैं, जैसे आदि वराह और प्रभास की ये उपाधि धारण करता है। और मिहिर भोज के समय देखेगा जो राज्य है वो बहुत ज्यादा फैलता है। जैसे ये राजस्थान का मैप है। तो कन्नौज, ये भारत को देखेगा, जैसे यहां कन्नौज है मान लीजिए, तो कन्नौज वगैरह इनकी राजधानी थी। तो इसका राज्य जो है इनका केवल यही नहीं होता, ये उत्तर पूरा में बंगाल की तरफ, इधर ये पूरा जो राजपुताना वाला क्षेत्र जो है, ये मालवा एमपी वाला क्षेत्र जो है। तो एक विशाल भूखंड के मालिक थे कौन? गुजर प्रतिहार।
तो मिहिर भोज के समय बहुत ज्यादा विकास होता है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है, बहुत ज्यादा विस्तार होता है गुर्जर प्रतिहार शासकों के राज्य का। तो मिहिर भोज से जुड़ा हुआ ही एक जो है नाम आता है दौलतपुर ताम्रपत्र। मिहिर भोज से जुड़ा हुआ एक ताम्रपत्र का नाम आता है दौलतपुर ताम्रपत्र। तो उसमें यह लिखा हुआ है कि इसके अलावा जो है कन्नौज के अलावा भी इसका जैसे मालवा, मध्य प्रदेश, राजपूताना, इन सब जगह भी इसका अधिकार था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। और इसके अलावा देखिए इसमें ये जो मिहिर भोज है ये बुंदेलखंड पर भी विजय प्राप्त करता है, और बुंदेलखंड में उस समय थे चंदेल शासक। तो ये चंदेल शासकों को भी पराजित करके और पुनः उन पर अधिकार करेगा। हालांकि चंदेल शासकों में जिसको पराजित किया था इसने, उस राजा का नाम आता है जय शक्ति। हालांकि आपसे इतना डीपली नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान में रखने में इस चीज को कोई बुराई नहीं है। इसके बाद में राजपूताना की अगर हम बात करें तो मिहिर भोज ने, चूंकि ये इधर राजधानी कन्नौज होगी थी, तो पीछे कोई यहां इतने मजबूत वगैरह कोई रहा नहीं इनकी शाखाओं में। तो उसमें राजपूताना में जो है दूसरे आप जानते हैं कि चाहे मेवाड़ हो, चाहे ये थे चौहान, ये धीरे धीरे शक्तियों के रूप में बीच बीच में कई बार उभरे। लेकिन मिहिर भोज जो था इसने पूरे दक्षिण राजपूताना पर, मंडोर पर भी अधिकार कर लिया, और पूरा जो है इस तरह से क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया। तो उस वक्त जो यहां चौहान राजवंश वाले थे, तो चौहान राजवंश का एक शासक का नाम आता है भोजदेव। तो वो भोजदेव इस मिहिर भोज का सामंत था। तो आप देख लीजिए कि कितना मिहिर भोज का उस समय था कि विस्तार, कि ये राजपूताना पर भी इसके पूरा अधिकार हो गया था। जो मेवाड़, चहमान, जो चौहान, ये कुछ शाखाएं थी, तो वो भी इसको मानती थी, इसके अधिकार को मानती थी कि हाँ भाई ये है। मतलब कोई मजबूत शासक बीच में कहीं और आ गया इनमें, वो एक अलग बात है। बाकी जिस समय जैसे मिहिर भोज की बात करें तो उस समय इसका पूरा इन पर एक छत्र राज्य था। तो ये जो राजपूताना पर अधिकार करता है उसकी जानकारी हमें एक अभिलेख है, प्रतापगढ़ अभिलेख। तो वो आप ध्यान में रख लीजिएगा, नाम आते हैं बस थोड़े बहुत, तो आपसे पूछ सकता है कभी। तो ये मेन बिंदु हैं, और ये सारे हमने इसके आगे जो है वो आज पढ़ाई है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। एक देखिए अभिलेख शिलालेख का मैं कुछ एक दो पॉइंट आपको और बता देता हूं। एक तो कहला अभिलेख का नाम आता है, वो भी गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। इस पॉइंट को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा, कभी आपसे वो पूछ सकता है। और एक अरब इतिहासकार जो हैं, उन्होंने यहाँ के राजाओं को बहुत वीर बताया है। काफी राज्य, जो इनका राज्य है बहुत, काफी इनके राज्यों का विस्तार था। तो उसमें जो मैंने अरब यात्री बताए हैं उसमें जैसे आपको एक तो सुलेमान का नाम बताया था, अल मसूदी का भी नाम बताया है, और कुछ इतिहासकारों के, अरब इतिहासकारों के नाम आते हैं जो यहाँ के राजाओं की बहुत तारीफ करते हैं। तो उसमें एक नाम और ध्यान में रख लेना, एक तो अबू जैद नाम का आता है, और एक अल गर्दीजी। अल गर्दीजी, ये सुलेमान और अल मसूदी तो यात्री थे, ये तो आए थे। और एक इतिहासकारों में, अरब इतिहासकारों में अबू जैद और अल गर्दीजी का भी नाम आता है, जो कि यहाँ के राजाओं की बहुत तारीफ करते हैं, इनकी देशभक्ति की, इनकी सैन्य शक्ति की, इनकी वीरता की, अरबों के विरुद्ध जो इनकी शत्रुता है उसकी। तो ये कुछ एक पॉइंट हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। तो ये आपका कंप्लीट होता है गुर्जर प्रतिहार वाला टॉपिक, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें फिर आगे हम हमारा आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।